आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कर्नाटक की कुर्सी किसकी होगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। कर्नाटक की आवाम ने फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया है। ऐसे में जोड़ तोड़ की सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ येदियुरप्पा ने गवर्नर से मिलकर फ्लोर टेस्ट के लिए वक्त मांगा है, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने गवर्नर को 118 एमएलए की हिमायत की लिस्ट सौंपी है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते उन्हें फ्लोर टेस्ट का मौका पहले दिया जाना चाहिए। और इन सब के बीच कांग्रेस का कहना है कि उसके पास पूरे नंबर मौजूद हैं। अब इंतजार इस बात का है कि गवर्नर विजूभाई क्या फैसला लेते हैं। इधर खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस अपनी सभी एमएलए को बचाने के लिए उन्हें बाहर भेजने की तैयारी कर सकती है, या फिर ये कहें कि कैद कर रख सकती है। ऐसे में देखना ये काफी अहम होगा और इसके लिए इंतजार भी करना होगा कि इसमें बाजी कौन मारता है। और सवाल ये भी कि जो अब तक बना हुआ है कि आखिर किसकी होगी कर्नाटक की कुर्सी। इन्हीं तमाम सवालों को तलाशने की हम कोशिश करेंगे और इस पर तफसील से बात करने के लिए एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज का पूरा दिन अगर हम देखें तो सियासी नाटक का, ड्रामे का पूरा दिन रहा। जिस तरह से लगातार नंबर शुरू से आ रहे थे, कभी शुरू में लग रहा था कि शायद कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन फिर लगातार बीजेपी आगे रही। लगे ऐसा रहा था कि एक वक्त में कि बीजेपी अपने बलबूते हुकूमत वहां पर बना लेगी, क्लियर मेजॉरिटी उसे मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन शाम होते होते नंबर तब्दील हुए और बीजेपी जो है 104 पर सिमट गई। ऐसे में उसे हुकूमत बनाने के लिए 8 और एमएलए की जरूरत होगी। ऐसे में जब नया मोड़ तब आ गया इसमें जब जेडीएस और कांग्रेस एक साथ आ गई और जो दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने भी हिमायत देने का फैसला किया। दोनों ही ग्रुपों ने मुलाकात की गवर्नर से और अब देखने में ये काफी दिलचस्प होगा कि गवर्नर क्या फैसला लेते हैं, किसको पहले फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। अशोक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सर्वकमल दत्ता, जो कि आरएसएस थिंकर हैं। महेश वर्मा बीजेपी मीडिया डिपार्टमेंट हेड हैं दिल्ली के। और इसके साथ ही विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं सीपीआई के। अमलेंदु उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले सवाल मैं महेश जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या चल रहा है, कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, हम तो सबसे पहले धन्यवाद करेंगे कर्नाटक की जनता को। जी, कृतज्ञ हैं हम आज कि ऐसी गवर्नमेंट को। मैं जी आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं बीजेपी के जो दिल्ली ऑफिस है उससे खिताब कर रहे हैं। मन एक भारी बोझ में भी दबा हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले वाराणसी मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का हादसा होने के कारण अनेक लोग जो बस में यात्रा कर रहे थे, व्हीकल लेके जा रहे थे, उसके नीचे दब गए हैं। कईयों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई। मदद की जितने भी साधनों को मोबिलाइज किया जा सकता है तुरंत किया है। बचाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन एक तरफ कर्नाटक के विजय की खुशी और दूसरी तरफ मन पर यह भारी बोझ। और बहुत स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार का हादसा बेचैन बना देता है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा है
कि भारत सरकार की तरफ से तत्काल जो भी मदद की आवश्यकता है हम पहुंचा रहे हैं। वहां भी जितनी व्यवस्थाएं हैं आर्मी समेत सबको मोबिलाइज किया है। भाइयों बहनों, कर्नाटक का विजय असामान्य विजय है, अभूतपूर्व विजय है, क्योंकि इस देश में ऐसी छवि बना दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, न गुजरात हिंदी भाषी है, न महाराष्ट्र हिंदी भाषी है, न गोवा हिंदी भाषी है, न असम हिंदी भाषी है, न नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हिंदी भाषी है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। एक झूठ फैलाने वाले लोग बार बार ऐसा झूठ फैलाते हैं कि फिर कोई व्यक्ति सोचने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया है। यह हिंदुस्तान के हर कोने में फैली हुई, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र की लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित पार्टी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को लेकर के चलने वाली पार्टी है। इस चुनाव में यह देश कभी नहीं सोच सकता है कि आजादी के इतने सालों तक, आजादी के बाद जो दल केंद्रवर्ती पार्टी रहा, इतने वर्षों तक राज किया, देश को चलाया, अनेक दिग्गज नेता उसमें पैदा हुए, कोई सोच नहीं सकता था कि ये दल सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, अपने क्षुल्लक स्वार्थ के लिए भारत के संविधान को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचाने का हीन कृत्य करे, नॉर्थ और साउथ की लड़ाई लड़वाना, केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करने वाली बातें करना। चुनाव तो आते जाएंगे, जीत हार चलती रहती है, लेकिन देश के मूलभूत अधिष्ठानों पर घात होना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस चुनाव ने मेरे मन को भी बड़ा प्रभावित किया, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान में हर राज्य में जब संगठन का काम करता था तब भी जाने का अवसर मिलता था। मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में था तब भी देश का भ्रमण करने का अवसर मिल रहा था। 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी जाने का अवसर मिला ज्यादातर, लेकिन हमेशा कुछ राज्यों में मन पे एक बोझ रहता था कि मुझे उस राज्य की भाषा नहीं आती है, भाषा का ज्ञान का मेरा अभाव। मुझे हमेशा रहता है कि मैं अपनी बात कैसे बताऊंगा, लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि भाषा कहीं बीच में आई ही नहीं। ये एक अद्भुत अनुभव था, अद्भुत अनुभव था। और मैं भी चाहता हूं देश में इस प्रकार की विघटन करने वाली प्रवृत्तियां, उनको मोदी पसंद हो या ना हो छोड़ दो, लेकिन देश की जनता के मिजाज को समझो। वो हिंदुस्तान के लिए जी जान से जीने मरने वाले मेरे देश के हर कोने में लोग हैं, हर भाषा भाषी लोग हैं। ये मेरे देश के लिए गर्व की बात है। और कर्नाटका के लोग, गांव के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। भाई आप बोले, बोलिए, आप जो भाषा बोल सकते हो बोलिए, बस हम बैठे हैं।
40, 45, 47 डिग्री टेम्परेचर, लोग जाने का नाम नहीं लेते थे। ये एक अलग सा ही, और जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है। जब वो आशीर्वाद दे तब एक नई ऊर्जा पैदा होती है। मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बधाई देता हूं, और जो लोग हर चुनाव 2019 का चुनाव माना जाता है हमारे देश में, हमारे हर कार्यक्रम को 2019 का ब्यूगल बजाने आए हैं ऐसा बताया जाता है, और ये लगातार सुनता रहता हूं। कितने ब्यूगल बजते हैं, कहां बजते पता नहीं चलता है, लेकिन शायद उनकी मर्यादाएं हैं सोचने की, इसलिए एक सीमित भाषा में ही बोलते लिखते रहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि कर्नाटका के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, मेहनत की है, उनको 100 सलाम है दोस्तों। और संगठन की शक्ति से किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिर्फ कार्यक्रम हम देखेंगे, कैसे उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में काम किया है। मैं नहीं मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में हमें कैसे कार्य करना चाहिए, इसको सीखने के लिए किसी अभ्यास वर्ग में जाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इतना हम अध्ययन करें, फिजिकली कितना काम किया, बारीकियां न समझो तो बात की बात है। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है जी। और आखिरकार परिश्रम रंग लाता है दोस्तों। पसीने की एक महक होती है, वो महक भी कमल को खिलाती है जी। मैं कर्नाटक की जनता को, वहां के कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं, और कर्नाटक के उज्जवल भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं रहेगी, ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज एक और बात भी करना चाहता हूं। मैंने काशी की बात की, मेरे मन पर एक बोझ है, दूसरी तरफ विजय का एक आनंद है, लेकिन और एक घटना जिसको इस देश में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कल पूरा देश भर के टीवी ने देखा होगा, पश्चिम बंगाल के पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या की गई है, नामांकन से लेकर के मतदान तक कहीं लोकतंत्र को स्वीकृति नहीं, कोई नामांकन न भर पाए, निर्विरोध चुनाव के लिए प्रबंध हो, बैलेट बॉक्स तालाब में से निकले, बहुत बड़ी तादाद में निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो, और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई ऐसा नहीं है, वहां के शासक दल के सिवाय सबको मुसीबत झेलनी पड़ी है, कोई बाकी नहीं है। ये लोकतंत्र के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है, ये बहुत चिंता का विषय है। और बंगाल, पूरी पिछली शताब्दी देख लीजिए, देश को हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने का काम बंगाल की धरती से हुआ है। बंगाल कहते ही गर्व की अनुभूति करते हैं। ऐसे महान लोगों की धरती राजनीतिक स्वार्थ के लिए लहूलुहान कर दिया गया।
भाइयों बहनों, चुनाव कौन जीता है कौन हारता है वो बात की बात है, लेकिन लोकतंत्र के सीने में जो घाव पड़े हैं उससे उभरने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने, सिविल सोसाइटी ने, देश की जुडिशरी ने कोई न कोई सक्रिय भूमिका अदा करनी ही होगी, ऐसा मुझे साफ लगता है। मैं किसी दल पर आरोप लगाने के लिए आज खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरी चिंता लोकतंत्र है। जैसे अमित भाई ने बताया कि वहां कर्नाटका में दूसरे तरीके से लोकतंत्र को दबोचने के नए तरीके अपनाए गए, कुछ पकड़ा गया, कुछ नहीं पकड़ा गया होगा। ये तौर तरीके चिंता का विषय है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज देश गर्व कर सकता है कि एक भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो पार्टी भीतर से भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, जो लोकतंत्र से समर्पित है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर कोशिश कर रही है। मैं फिर एक बार कर्नाटक के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये देश कर्नाटक की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की विकास यात्रा को रौंदने नहीं देगी, ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर एक बार अमित भाई, राष्ट्रीय पदाधिकारी, देश भर से कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी योगदान दिया वो सब, राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हर किसी को अंतःकरणपूर्वक बहुत बहुत बधाई देते हूं। धन्यवाद। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा आभार व्यक्त करें। तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे मुख्यालय पधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो अभी आपने सुना वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने कर्नाटक में जिस तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, उसके लिए मुबारकबाद पेश की कर्नाटक के लोगों को और बीजेपी के कारकुनान को। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि 104 सीट आई हैं बीजेपी की, 8 सीट अभी भी कम है उस मैजिक नंबर को लेकर, लेकिन जीत की खुशी अभी से ही मनाई जा रही है। महेश जी, अभी तो वो नंबर आपको नहीं मिला है। 104 आपको अभी सीट मिली है, 8 अभी भी आप बाकी हैं। 112 का अगर मैजिक नंबर आपको चाहिए तो जीत की खुशी कुछ थोड़ी जल्दी नहीं हो रही है? नहीं, हम इस बात के लिए हम खुश हैं जी। और ये विजय हमें जो मिली, आपने जो एक बात कही कि हम 104 पे सिमट गए जी, हम 40 से 104 पर आए हैं जी, तो हमें तो स्वाभाविक है हमें खुशी होगी। लोकतंत्र में ये है कि भाई जो बहुमत है वो बहुमत के हम करीब नहीं पहुंच सके, या हम हैं भी सबसे बड़े दल के रूप में जो है वहां पे हमने विजय प्राप्त की है, तो इसका गर्व भी है और खुशी भी है। और इसके लिए सचमुच में हम कर्नाटक की जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा आभार है कि वहां पे एक ऐसी पार्टी को कर्नाटक की जनता ने उसको उस सत्ता से उखाड़ फेंका है, या आप कह लीजिए कि उसको सत्ताच्युत किया है। वो ऐसी पार्टी थी जिसने वहां कोई काम नहीं किया, जिसने एक भेदभाव, एक जाति पाति, एक जो कह लीजिए कि जैसे उन्होंने एक लिंगायत का एक कार्ड खेला वहां पर जी, और उन लोगों के हक के ऊपर डाका डाला, जो अल्पसंख्यक वर्ग है हमारा, जहां पे उनको डाल के एक तरह से उनके हक को मारने की कोशिश करी है कांग्रेस ने। इसी तरह से कांग्रेस के जो अब निवर्तमान कहे जाएंगे मुख्यमंत्री जी, उनको जो है इस कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया, उसकी वजह से दलित मुख्यमंत्री, दलित
प्रेम उनका उभरा है, या कांग्रेस के अंदर दलित प्रेम जो है ये जो सामने दिखाई दिया है, तो इन सब के लिए जो हम कर्नाटक की जनता को अपना आभार प्रकट करते हैं और इस जीत से वाकई भारतीय जनता पार्टी गर्व महसूस कर रही है जी। और हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। आप वहां पर हुकूमत बना पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ संदेह है जी, क्योंकि जहां तक नंबर्स की बात है, जैसे मेघालय में बनाया आपने, गोवा में बनाया और दूसरी जगह 3 जगहों पे बनाया जी। तो वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो कांग्रेस थी, लेकिन उसको मौका नहीं मिला और आपने नंबर गठजोड़ करके इधर से उधर कर दिया। तो हमने भी अब जहां तक कर्नाटका में है, एक तो देखिए मैं भी प्रकट करना चाहता हूं कर्नाटक की जनता का, क्योंकि परसेंटेज जो वोट है 38.5 है, पहले से बढ़ा है 2% और बीजेपी का 37% है। जहां नंबर की बात है उसमें भी जेडीएस और कांग्रेस दोनों मिलकर और इंडिपेंडेंट जो मायावती जी के हैं वो सब मिलकर बहुमत से बहुत आगे हैं। तो अब गवर्नर का इसमें विवेक की क्या बात है? अगर विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो बुलाना चाहिए हमें, जैसे उन्होंने 3 राज्यों में बुलाया जी। अगर अविवेक का इस्तेमाल करेंगे, विवेक शून्य करके करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए क्या लग रहा है आपको? जी क्या करें? मैं अमलिंदु जी से पूछ रही थी। अमलिंदु जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से फिलहाल सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? पहले वक्त मांगा था कुमारस्वामी ने, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त जो है येदियुरप्पा को पहले दिया गया। उनकी मुलाकात जो है चंद मिनटों में खत्म हो गई और हमने देखा कि सिद्धारमैया और जो कुमारस्वामी, उनकी मुलाकात गवर्नर से काफी लंबी रही। उन्होंने कहा कि हमारे पास लेटर ऑफ सपोर्ट भी है, 118 एमएलए उनके साथ हैं। लेकिन ये भी खबर उस बीच आ रही है कि कुछ लिंगायत कम्युनिटी के जो एमएलए हैं कांग्रेस से जो चुनकर आए हैं वो दरअसल नाराज हैं जेडीएस के साथ जाने में। फिलहाल आपको सिचुएशन क्या बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, खबरें तो आती रहती हैं। खबरें तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ विधायक भी नाराज हैं जी। तो ऐसी तो खबरें हैं, खबरों का कुछ नहीं है। बात ये है कि किस तरीके से अब राज्यपाल के सामने असल में बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है कि वो भारतीय जनता पार्टी की रक्षा करें या संविधान की रक्षा करें जी। अब ये राज्यपाल का विवेक है कि वो किसकी रक्षा करते हैं। मुझे लगता है कि संविधान की रक्षा करनी चाहिए जी। और जो बड़ा ग्रुप है जिसने दावेदारी पेश की है, जिसने विधायकों की सूची सौंपी है, तो उसको मौका दिया जाना चाहिए अगर संविधान की बात होती है। और अगर राज्यपाल जो है वो संविधान से ऊपर उठ के बात करते हैं तो फिर कुछ भी निर्णय ले सकते हैं जी। बहरहाल लेकिन अभी भी मैं मुतमईन नहीं हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जी। इसलिए नहीं हूं मुतमईन कि जिस तरीके से पिछला इतिहास रहा है और अन्य राज्यों में, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बाई होक बाई क्रोक किसी भी तरीके से वहां सरकार बनाने की कोशिश करेगी। और जो आज गवर्नर से सिद्धारमैया और कुमारस्वामी की मुलाकात जो देर से हुई, येदियुरप्पा जी की पहले हुई जी। और एक बार तो जैसे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लौट आया जी परमेश्वरा के नेतृत्व में, नहीं मिला, तो वो सब कुछ ना कुछ इशारे करता है। तो अब बाकी ये है कि 2-4 दिन में जो होगा वो क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। सर्वकमल दत्ता जी, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है फ्लोर टेस्ट अपना पास कर लेगी? क्योंकि येदियुरप्पा ने जब मुलाकात की है गवर्नर से, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, इसीलिए उन्हें पहले मौका दिया जाना चाहिए फ्लोर टेस्ट पास करने का। हालांकि नंबर अभी मौजूद नहीं है बीजेपी के पास। जहां बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बनेगी या फिर गवर्नर साहब का क्या रुख रहेगा और किस तरह से पहल करते हैं, तो गवर्नर साहब अपने बुद्धि के हिसाब से वो काफी अनुभवी व्यक्ति है। संविधान को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजों का सलाह मशवरा करके एक उचित निर्णय लेंगे उचित समय में। और भाजपा को भी अपने हिसाब से तय करना होगा कि किस तरह से सरकार बनाती है। त्रिशंकु विधानसभा हुआ है, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल घोषणा अभी तक हुआ नहीं है। घोषणा होने के बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि फाइनल टैली इलेक्शन कमीशन की तरफ से एग्जैक्टली क्या है जी। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि मैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तमाम बातें रखूंगा। कर्नाटका के चुनाव का जो रिजल्ट है उसका एक्चुअल विक्ट्री किस तरह से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संघ परिवार के तमाम कार्यकर्ता जिस हिसाब से लगे इस चुनाव में और जिस तरह की लगातार पॉलिटिकल किलिंग्स हुई थी कर्नाटका में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का या फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं का, उसके विरोध में जनता के बीच में एक आक्रोश था। वो आक्रोश झलक के दिखाई दिया। दूसरी बात यह है कि लगातार जो ये कोशिश की गई कि वहां पे प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, नतीजा सीधा वे में दर्शाता है कि
बहुत हाई लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी थी जी। कांग्रेस की जो डेवलपमेंटल वाला जो मॉडल था डेवलपमेंट को लेके और गवर्नेंस को लेके, उसको जनता ने कहीं ना कहीं पे नकारा है। और भारत सरकार की जो 4 साल की जो एक सटीक दिशा में जो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड मॉडल को लेके जो भारत सरकार कोशिश कर रही है कामकाज करने की, उसको जनता ने अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री भारत के उनके जो लीडरशिप है, लीडरशिप के भी एक्नॉलेजमेंट कहीं ना कहीं। चलिए विवेक जी से मैं सवाल लेती हूं। विवेक जी ये बताइए मुझे कि ये आपको बीजेपी की कामयाबी ज्यादा नजर आती है या फिर आपको कांग्रेस की नाकामयाबी ज्यादा नजर आती है? जो कवायद बीजेपी और कांग्रेस और जेडीएस ने इलेक्शन के बाद की है, रिजल्ट आने के बाद की है, अगर यही इत्तेहाद, अगर यही अलायंस इलेक्शन से पहले हुआ होता तो तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि वोट बैंक अगर हम देखते हैं कांग्रेस का और जेडीएस का तो लगभग सेम ही है। और यही वजह है कि नंबर अगर हम रिजल्ट आने के बाद भी दोनों के देखते हैं तो वो एक मैजिकल नंबर से ज्यादा ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैजिकल नंबर्स तो अभी भी कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस के पास ही हैं जी। और 104 सीट के बाद भी किस तरह से प्राइम मिनिस्टर उसको विक्ट्री घोषित कर रहे हैं, कैसे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उसको विक्ट्री घोषित कर रहे हैं, ये बात समझ के बाहर है। और मेरा सवाल तो बेसिकली है कि आपके पास 104 का आंकड़ा है, आप क्या मैजिक करने जा रहे हैं कि आप पूर्ण बहुमत में आएंगे? जोड़ तोड़ करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, जो आपने पहले 3 राज्यों में करी है? व्हाट इज द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम देखें इट इज नॉट अ विक्ट्री, ये तो एक हंग पार्लियामेंट वर्चुअली है। अगर कांग्रेस और जेडीएस 100 इकट्ठे हैं और बीजेपी एक तरफ है तो 116 का आंकड़ा एक तरफ जा रहा है और 104 का एक तरफ जा रहा है। बल्कि तो 2 अदर्स भी साथ है तो 118 2 अदर्स भी साथ है। हाँ, तो अगर ये चीज चल रही है, 118 का आंकड़ा दिया गया है, लेकिन जो हमारा सस्पिशन है लेफ्ट का वो यही है कि जैसे कि बीजेपी का एक रोल मॉडल चला आ रहा है पिछले कुछ समय से कि ये लोग माइनॉरिटी में आने के बाद भी, ये लोग कम नंबरों के बाद भी जोड़ तोड़ करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, गवर्नर को मैनिपुलेट करके सरकारें बनाने की कवायद कर रहे हैं। पहले गोवा में भी यही चीज हुई, फिर नॉर्थ ईस्ट में भी हुई। सो दैट इज व्हाट वी सस्पेक्ट। और मेरा सिर्फ एक सीधा सवाल यहां पे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से है, 104 के आंकड़े को आप मेजॉरिटी तक कैसे लेकर के जाएंगे? इवन इफ द गवर्नर गिव्स यू अ चांस, व्हाट मैजिक आर यू गोइंग टू डू? बिल्कुल, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर अदर्स अगर हम इंडिपेंडेंट एमएलएज भी देखते हैं तो वो भी 2 हैं और उन दोनों ने भी जेडीएस कांग्रेस को अपना सपोर्ट दे दिया है। जेडीएस कांग्रेस पहले से ही साथ है, यानी कि तमाम एमएलएज जो है वो एक तरफ और 104 बीजेपी के एमएलएज एक तरफ। अगर आप जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, खरीद फरोख्त नहीं होगी या उधर से एमएलएज धन नहीं आएंगे तो फिर आखिर किस तरह से बीजेपी अपनी हुकूमत बनाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। महेश जी, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। लगातार सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि कर्नाटक की कुर्सी आखिर किसकी होगी। तमाम तरह की जो सियासी ड्रामेबाजी है वो चल रही है, जोड़ तोड़ चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इंतजार इस बात का है कि गवर्नर किस तरह से अब फैसला लेते हैं और किसको पहले बुलाते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। महेश जी, अभी हमने वजीर आजम को सुना, उन्होंने जीत का जश्न भी जो कारकुनान है उन्होंने मनाना शुरू कर दिया था, हालांकि फिर उसके बाद पटाखे जो हैं वो जलने थोड़े से बंद हो गए। अभी फिर से जब वजीर आजम सामने आए तो उन्होंने जीत की बधाइयां भी दी हैं। सवाल ये उठता है कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जीत तो अभी नहीं कह सकते। जीत तो तब मानी जाएगी ना जब आपका चीफ मिनिस्टर वहां का बन जाता है। देखिए, मैं विवेक जी की मजबूरी को समझता हूँ जी। इसके पास कुछ नहीं होगा। चलिए, आपके पास तो सब कुछ है। हाँ, नहीं, वो कांग्रेस की बात जरूर करेंगे जी, तो उनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। और रही बात उन्होंने जो कही कि भाई मैजिकल फिगर कहाँ से लेकर आएंगे, तो हम मैजिकल फिगर के लिए परेशान नहीं है। हमने ये कहा, मुझे खुशी होती है कि अगर विवेक जी ये कहते कि एक ऐसी पार्टी का वहाँ खात्मा हुआ, हमें खुशी इस बात की है एक ऐसी पार्टी वहाँ सत्ता से बाहर गई है। उतना भी खात्मा नहीं हुआ है। खात्मा इस बात की हुआ, अगर आज के डेट में हम ये कहें कि 4 साल हम सत्ता में, अगर वहाँ हमने अगर कोई जिस चीज पे हमने लड़ाई लड़ी है वो हमने केंद्र सरकार ने जो कुछ किया पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो चीज किया, हमारी जो योजनाएं थी, हमारे जो कार्य थे, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगी है जी। कांग्रेस के कार्य पे मोहर नहीं लगी है, एक बात।
लेकिन अगर कर्नाटक की जनता को अगर आप इलेक्शन अब खत्म हो गए हैं, इलेक्शन खत्म हो गए हैं, आप वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर गए हैं, जवाब ये दे दीजिए कि 112 का जो जादुई नंबर है, आखिर वो फिगर आप किस तरह से हासिल करेंगे? ये तो विधानसभा में तय होगा ना। नहीं, फिर तो कोई तो स्ट्रेटेजी होगी। अगर एक तरफ कुमारस्वामी और सिद्धरामैया अगर ये कहते हैं कि उनके पास 118 नंबर मौजूद है, लोग आप सुनिए जी, लिस्ट सौंप दी है। आप एक मिनट मुझे कहने तो दीजिए। अभी सुबह तक तो ये हो रहा था कि हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं और निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया जी, वो कह रहे थे कि दलित मुख्यमंत्री बनेगा। अब केंद्रीय इनका कांग्रेस का आला कमान ने कह दिया कि भाई कुमारस्वामी बनेंगे। चलिए वो उनकी कांग्रेस की पूरी बात सुन लीजिए। अभी वहां कोई सहमति लिस्ट देना, लिस्ट पे किसका साइन है क्या नहीं है, ये सारी चीजें अभी तय होनी है ना जी। और इस चीज का फैसला जो है वो गवर्नर को करना है। और संवैधानिक रूप से जैसे अमलेंदु जी ने कहा कि भाई संवैधानिक दायरे में अगर ये बात होगी, संवैधानिक दायरे में अगर कोई बात होगी। सर मैं आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। अगर मुझे आप बोलने की इजाजत दे, मैं सिर्फ अपनी बात जो है 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा, आप बोल लीजिएगा। चलिए इस तरह की लड़ाई मेरा सिर्फ ये कहना है कि अमलेंदु जी ने कहा कि अगर संवैधानिक बात होगी तो जेडीएस और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, और अनसंवैधानिक बात होगी तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। क्या अगर इस तरह के क्वेश्चन यहाँ खड़े किए जाएंगे, एक जजमेंटल बात कही जाएगी, समझ से परे है। बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को आप इतना जल्दी, इतने सीनियर, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये इतने जल्दी भूल जाते हैं? अमलेंदु जी, महेश जी आप शायद भूल रहे हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश रमेश चौरसिया वर्सेस हमारे ही एक बीजेपी के लीडर हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की अदालत से आपका जो था वापस, और आप कह रहे हैं कि मेघालय गोवा में जो कुछ हुआ उसको किसी ने चैलेंज किया? क्या ही एक सवाल क्यों नहीं चैलेंज किया भाई? अबे चैलेंज नहीं किया, लेकिन गलती आप, अरे भाई क्या आपके पास जुडिशरी है, आपके पास सिस्टम है, छोटा सवाल, मतलब हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते हम कुछ क्लेम न करें। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष में बैठने के लिए नहीं बिल्कुल नहीं है। ये किसने कहा? क्या बात आप कर रहे हैं? हमारे पास छोटी सी बात, सवाल आपसे छोटा सा ये पूछा जा रहा है कि आखिर आप वो नंबर कहाँ से लाएंगे? आप वहाँ से नंबर कहाँ से लाएंगे? ये किसने कह दिया कि आप क्लेम नहीं कर सकते? क्लेम करने का हक तो दोनों को है, और दोनों पहुंचे हैं गवर्नर के पास, अपनी अपनी बात रखी है। येदियुरप्पा पहले पहुंचे हैं और कुमारस्वामी और कांग्रेस जो है बाद में पहुंची है, तो दोनों गए हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 118 नाम, आप तो हमारे बीजेपी के भी 104 लिख लीजिए, कहिए कि हम कहीं है ही नहीं, फिर हम जीरो बना दीजिए हमें वहाँ। आपने हमको आप किस तरह की बातें कर रहे हैं महेश जी? किस तरह की बातें कर रहे हैं? भाई कैसे लोग हैं? कर्नाटक की जनता का आदर करिए, जनादेश को आदर करिए। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर किया जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ काम किया, जिन्होंने दलितों के खिलाफ काम किया, जिन्होंने धर्म जाति के नाम पर वहां वोट मांगे, जिन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाया, ऐसे लोगों को अगर जनता ने बाहर किया, इसकी खुशी मनानी चाहिए। अभी बाहर नहीं किया 118, अभी भी आप जैसे लोग एक तो बाहर नहीं किया किसी को, और दूसरा आपको भी लिया नहीं। कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, हम सेक्युलरिज्म के साथ हैं, हम सेक्युलरिज्म के साथ हैं। सॉरी, कांग्रेस के हम सेक्युलरिज्म के साथ। मैं पहले तो अपने साथी महेश जी आपने अपनी बात रख ली। महेश जी इस तरह की देखिए जबान का इस्तेमाल ना करें आप। मैं पहले तो आपको और प्रधानमंत्री जी को दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था अभी, उसमें उन्होंने एक तरीके से स्वीकार कर लिया कि हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी का कोई नाता नहीं है, क्योंकि सारी भाषाओं से अब उनका प्रेम है। बहुत अच्छी बात है, आपको ये बात काफी समय पहले स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि ये आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आप दावा पेश मत कीजिए। सवाल ये किया जा रहा है कि आप वो नंबर लाएंगे कहाँ से? दावा पेश करने का वो आपका संवैधानिक अधिकार है, हम अभी तय वो आपका संवैधानिक अधिकार है, आप बिल्कुल दावा पेश कीजिए। नंबर है वो जो दो विधायक हैं, जो दो विधायकों की पार्टी है, उनका भी अधिकार है कि वो भी जाकर के दावा पेश करें। तो दावा पेश करने की बात अलग है, अब बात अंत में आकर के वहीं पे आती है। विधायक जो है विद्रोह कर रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस में, अरे कहाँ कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि
आप अनंत कुमार हेगड़े को बनाने जा रहे हैं, येदियुरप्पा को नहीं बना रहे हैं। खबर लेके आए कि हमारे लोग कर रहे हैं। देखिए ये तो खबर आ रही है, जैसे आपके पास खबर आ रही है, मेरे पास कहीं से खबर आई है। एक बात, दूसरी बात देखिए अभी तक इन जो भी खबरें आ रही है, चाहे बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ, किसी की भी अभी तस्दीक नहीं हुई है। इसके बारे में आप कुछ नहीं बात कर रहे हैं। मैं भी सुप्रीम कोर्ट की ऐसा मुंबई केस की बात कर रहा हूँ, रख के आप संविधान की बात कर रहे मैं हैं। ऐसा मुंबई केस की ही बात कर रहा हूँ कि जो भी तय होगा वो फ्लोर पे तय होगा। एग्जैक्टली। उत्तर प्रदेश की भी नजीर सामने करेगी ना, उत्तर प्रदेश की भी नजीर सामने है, कल्याण से जगदम्बिका पाल वाली, वो भी हाईकोर्ट के निर्देश से हुआ। जी जी बोलिए कि दोनों को बैठा कर कहा गया कि ठीक है आप फ्लोर पे टेस्ट कीजिए। बहुत बोला है, मेरा भी अधिकार है। बिल्कुल सबका अधिकार है। बहुत तो नहीं बोला मान्यवर। दक्षिण गंगोत्री की शुरुआत हुई है कर्नाटका में, और आगे आगे देखिए कि गंगा कहाँ बहती है दक्षिण में। ये तो शुरुआत है, आगे पता चलेगा कि हकीकत क्या है। जी। जहां बात आती है कि किसकी प्रति ये वर्डिक्ट है, अरे कांग्रेस के प्रति है क्या ये वर्डिक्ट, या फिर जनता दल सेकुलर की प्रति वर्डिक्ट है? चुनाव के दौरान तो सांप नेवला की तरह आपस में लड़े दोनों पार्टी, और उसके बाद सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए वो तो सियासत है। वो तो सियासत है। और टीडीपी अगर बीजेपी एक साथ आ सकती है, कंप्लीट करने दीजिएगा। तमाम बातें आ गई है, एसआर बोमाई वगैरह तमाम चीजें आई है, सारी चीजों का एक एक करके उल्लेख करूंगा यहाँ पे। महत्वपूर्ण बात यहां पे यह है कि कांग्रेस के विरोध में यह वर्डिक्ट है। एंटी इनकम्बेंसी भारी पैमाने पे था, वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री एक सीट से हार गई है, इनके आधा से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर ध्वस्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये वर्डिक्ट अगर है तो वो राष्ट्रवादी ताकतों के लिए ये वर्डिक्ट है, कर्नाटका की जनता ने साबित कर दी है। जहां मणिपुर और मेघालय के बार बार उदाहरण दिया जा रहा है। नेडा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको एक एक्सटेंशन काउंटर ऑफ एनडीए के हिसाब से बनाया गया, तमाम जितने सारे क्षेत्रीय पार्टी हैं मेघालय में या फिर मणिपुर में, उन लोगों ने समर्थन पत्र दिया नहीं था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की लीडरशिप की कमी है कि वो लोग क्षेत्रीय पार्टी को इकट्ठा नहीं कर पाए। सारे क्षेत्रीय पार्टी ने लिख के दिया था गवर्नर को कि हम भाजपा के समर्थन में सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ भी जहां बात आती है गोवा की जहां बात आती है, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी, आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उन लोगों का गठबंधन है एनडीए में। तो ये कह देना कि वहां पे संविधान का उल्लंघन हुआ, कतई वो सही नहीं होगा। गोवा के गवर्नर ने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पे जब यह मामला गई, ऑन रिकॉर्ड कहा कि कांग्रेस ने वहां तो दावा ही पेश नहीं किया था सरकार बनाने की। तीसरी बात यहाँ पे आती है, एसआर बोमाई वाला मामला लेके बात कर रहे हैं ना, सुन लीजिएगा प्लीज। एसआर बोमाई वाला जो वर्डिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तीन चीजें हैं। पहला यह है कि अगर हंग असेंबली होती है, लार्जेस्ट पार्टी को, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो संसद में हो चाहे वो असेंबली में हो। लेकिन गोवा में नहीं कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है प्री पोल अलायंस। प्री पोल अलायंस अगर सक्षम होते हैं सरकार बनाने के लिए तो सरकार बनानी चाहिए, वो भी अगर नहीं होता है तो पोस्ट पोल अलायंस को मौका मिलना चाहिए। ये तीन क्लॉजेस है एसआर बोमाई वाले वर्डिक्ट को लेके। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो आप नियम की बात करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं भाई, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। गोवा में रूल हुआ, फिर गोवा में उल्लंघन हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन ये डिपेंड करता है गवर्नर के निजी व्यक्तिगत सोच के ऊपर। निजी कुछ नहीं होता, मौका देना चाहते हैं संविधान में, वो पोस्ट पोल अलायंस को मौका देना चाहते हैं या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को। आपने अपनी बात रख ली, बस हो गया। आपने अपनी बात रख ली, चलिए आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। अमलेंदु जी मुझे ये बताइए कि उनकी जैसे राय होगी गवर्नर की, जैसा वो करना चाहेंगे, या फिर कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किसको बुलाना चाहिए, नियम कानून क्या है, वो होगा, या गवर्नर के हम तमाम चीजें उनके विवेक पे छोड़ दी जाए, वो जैसा सोचेंगे उनको जैसा ठीक लगेगा? ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो डेमोक्रेसी है। देखिए डेमोक्रेसी है, विवेक भी एक जगह काम करता है, लेकिन विवेक जो है वो संविधान से ऊपर नहीं होता है। बिल्कुल, संविधान के अंदर जो प्राविधान है, जो क्लॉज है, उनको बाकायदा गवर्नर अध्ययन करेंगे, अटॉर्नी जनरल से राय मशवरा करेंगे, संविधान वेत्ताओं से राय मशवरा करेंगे, उसके बाद फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे गवर्नर की क्या करना है।
अब बात यही है जो जैसे मैंने पहले कहा कि उनके सामने मजबूरी ये होगी कि वो किसकी रक्षा करते हैं। मुझे लगता है कि उनको संविधान की रक्षा करनी होगी, वो उनका संवैधानिक दायित्व भी है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो संविधान की रक्षा करने का पहले कदम उठाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब जो सरकार बनाने का पहले दावा है वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि समर्थन का पत्र जो है 118 लोगों का वो बाकायदा गवर्नर के सामने पहुंच चुका है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों की परेड भी करा दे गवर्नर के सामने, तो उसके बाद फिर स्थिति और ज्यादा जो है उसके ज्यादा और फिर रोचक हो जाएगी। फिर गवर्नर के सामने यही विकल्प होगा कि वो जिसके पास ज्यादा विधायक है उनको बुलाएं। हालांकि जब 1996 में वाजपेयी जी की सरकार बनी 13 दिन के लिए, उस समय राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल के नाते वाजपेयी जी को बुलाया। उनके पास बहुमत नहीं था, जानते हुए कि बहुमत नहीं है उन्होंने सरकार बना ली, और फिर फ्लोर पे जाने से पहले ही वो इस्तीफा देके चले गए। तो वो एक थी उस समय काफी आलोचना हुई राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी की भी, काफी आलोचना हुई थी कि उन्होंने वो संविधान के तहत काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी दलील दी कि हमने संविधान के तहत दलील दी है। उसके बाद ही फिर ये तय हुआ, उसके बाद ही फिर कई केसेस ऐसे आए, तब ये हुआ कि अमलेंदु जी राष्ट्रपति की आलोचना किसने करी? रामविलास पासवान जी ने ही की थी सबसे ज्यादा। आपके सहयोगी हैं आज, कहीं उनका आपका बयान दिखवा दूं। अब शब्द इस्तेमाल राष्ट्रपति के लिए अब शब्द इस्तेमाल किए थे रामविलास पासवान जी ने साहेब, रामविलास पासवान जी ने राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के लिए अब शब्द इस्तेमाल किए। महेश जी चलिए वो हो गया, वो हो चुका, चलिए वो हो गया, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, वो हो चुका जी। राष्ट्रपति के निर्णय उससे फ्लोर पे हार गया था, खत्म हो गया, बात कही उसके संदर्भ में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अमलेंदु जी को या हमारे कांग्रेस के और कम्युनिस्ट के जो प्रवक्ता हैं, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेघालय, त्रिपुरा या गोवा में जो सरकार बनी है वो क्यों बनी, कैसे बनी? अगर वैसे ही बनी है तो वैसे ही यहाँ भी बने। तो अगर ये बात है तो फिर ये संविधान यहाँ, आप जो अमलेंदु जी संविधान की बात कर रहे हैं, यहाँ संविधान के अकॉर्डिंग फिर नहीं होगा कुछ भी। संवैधानिक व्यवस्था में ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट के, तो आप ये मान रहे हैं कि वहां पर असंवैधानिक आपने काम किया था? आप ये मान रहे हैं कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम वहां पर काम किया था, ये आप मान रहे हैं? पूरी बात आप नहीं सुनेंगी जी, तो यही होगा। चलिए आप अपनी बात को पूरे रखिए जी, क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए जी चलिए अपनी बात रखिए। अगर कोई मीनिंग, कोई बात कही जा रही है तो महेश जी बात रखिए अपनी जी, रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप गोवा, मेघालय और इन सब चीजों की बात आप कर रहे हो कि जहां पे हमने मैनिपुलेशन किया या हमारे राज्यपाल ने ऐसा किया, उसको किसी भी तरह से, किसी भी कानूनी तौर से, संवैधानिक तौर से गलत ठहराने की कोशिश वहां कांग्रेस ने कहीं नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कहा कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम वहां थे या हमारे पास ये बहुमत था, हमें सरकार नहीं बनाने दिया गया। चलिए वो कांग्रेस की नाकामी, कांग्रेस की नाकामी थी। देखिए अगर वो कांग्रेस की नाकामी नहीं होती तो तीनों स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत होती है, सरकारें कोड बनाए तो मेरे ख्याल अगर उनका अगर वो प्रोएक्टिव जैसे यहाँ नजर आ रहे हैं, अगर वहां पर भी नजर आते तो शायद कांग्रेस की हुकूमत होती वहां पर, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा जी ने जो चीज उसके ऊपर मोहर लगाई थी वो एच.आर. बोमई के जो वो वर्डिक्ट है जी, उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनजर उन्होंने अटल जी को बुलाया था कि भाई आइए आप सरकार बनाइए। नहीं, और लेकिन उसका ये भी है कि अगर अभी मेरे पास संविधान में स्पष्ट है कि गवर्नर जो है वो, अगर सारे लोग एक साथ बोलेंगे किसी की बात नहीं जाएगी। बेहतर ये है, मैं सबको वक्त दे रही हूँ, बेहतर ये है करके अपनी बात रखें। यहाँ पर हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और लगातार स्टूडियो में जो है हमारे वो गहमा गहमी बनी हुई है, जिस तरह से कर्नाटक में फिलहाल गहमा गहमी बनी हुई है और इसी तरह की बातचीत का सिलसिला भी यहाँ पर ऑन एयर और ऑफ एयर दोनों जारी है। विवेक जी, अगर हम देखते हैं, भूल गए आप लगता है। नहीं विवेक जी की मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ। विवेक जी, दरअसल मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह की प्रोएक्टिवनेस
प्रोएक्टिवनेस यहाँ पर हमें देखने को मिली है कांग्रेस की। अगर यही प्रोएक्टिवनेस और दूसरे रियासतों में भी देखने को मिलती तो क्या वहां पर भी नजारा कुछ और देखने को मिलता? शायद आप ठीक है, नजारा दूसरा देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा इस डिस्कशन में, जो एक निष्कर्ष सा निकल रहा है, ये पता नहीं क्यों एक परसेप्शन हम पब्लिक को सारे स्पोक्स पर्सन देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ बैठ के, चाहे हम किसी भी पार्टी के हो, कि भाई अल्टीमेटली द कोर्ट शुड डिसाइड व्हाट शुड बी डन। हम कहना क्या चाहते हैं कि ये सारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे सारे एमएलए, सारे कॉर्पोरेटर, सारे लोकसभा के सदस्य और आवाम, जब हम एक इलेक्शन प्रोसेस में बिलीव कर रहे हैं तो क्या हमारे में इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी इस मुल्क में नहीं है कि हम ये डिसाइड कर सकें कि सरकार बनाने का मैकेनिज्म क्या है? इज इट नेसेसरी फॉर अस कि हम हर चीज में, कोई बम्बई केस कह रहा है, कोई फिर ये बीजेपी के, बोलने दीजिए आप, लेट मी स्पीक। उसके बाद जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ था तो कांग्रेस कोर्ट में क्यों नहीं गई? व्हाई आर यू डूइंग रॉन्ग? आप एक जिम्मेदार पार्टी हैं, आप, लेट मी स्पीक, आप एक बार कहीं नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस अगर मेजोरिटी में आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं, आप जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनाते हैं तो वहां सही है। कर्नाटका में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आते हैं तो आप कहते हैं कि भाई दिस शुड बी, काम कर लीजिए। बिल्कुल नहीं सर, देश की राजनीति क्लीन होनी चाहिए, हमारा यह मानना है। और ये जोड़ तोड़ की, हॉर्स ट्रेडिंग की जो राजनीति आप कर रहे हैं, गायब हो गए आप। नहीं, हम गायब नहीं हुए, डोंट वरी, वो एक अलग इशू है। आपने अभी तक नहीं बताया, बना हुआ है 104 को 112, अगर जोड़ तोड़ नहीं होगा तो 112 कैसे बनाएंगे कैसे आएगा? और अगर 118 का फिगर आपके विपक्ष में है, और अगर एक मिनट, अगर बीजेपी एक रेस्पेक्टेबल पार्टी है, मुल्क को मानती है, डेमोक्रेसी को मानती है, संविधान को मानती है, तो 118 का फिगर अगर इसके विपक्ष में आया है और गवर्नर को दिया गया है, व्हाई डोंट यू हैप्पीली एक्सेप्ट इट? Why do you want to go and buy? आप इसको बताइए, आप ये 8 विधायक क्यों खरीदना चाहते हैं? महेश जी से जवाब ले लेते हैं। महेश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वहाँ बीजेपी आ रही है, कांग्रेस नहीं आ रही है? नहीं, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आप वहां पर आप 118 का फिगर आपके खिलाफ है। अरे भाई, इसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही मेरे नहीं। खिलाफ है या मेरे मैं मतलब वो 118 जो दिया गया है, 118 एमएलए, उसकी प्रमाणिकता क्या है? 118 एमएलए का रिप्रेजेंटेशन गवर्नर को दिया गया है। सुनिए, हाउ आर यू इन मेजॉरिटी जी? हाँ, मैं 118 का आज लिस्ट ले जाके दे दूंगा, मुझे नहीं, देखिए महेश जी, इस तरह की, महेश जी बाकायदा तुम्हारा स्वामी और सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि लेटर ऑफ सपोर्ट दिया गया है, ऐसे ही हवा में बात नहीं की गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट। आप मेरी बात, 118 का जो लिस्ट दिया गया है, उस 118 का लिस्ट देते वक्त ये भी कहा गया है कि साथ में एफिडेविट भी, शपथ पत्र भी है। अरे इसलिए गवर्नर साहब मतलब इन द एंड आप समराइज में ये कह रहे हैं। मैं तो उससे आगे की जाके बात कर रहा हूँ महेश जी, मैं तो उससे आगे जाने की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कल सुबह परेड भी कराने में 118 की गवर्नर के सामने कराने वाले होने चाहिए ना। आज उससे पहले आप ये कहें कि वहाँ राज्यपाल जो है संविधान के अगर अकॉर्डिंग काम करेंगे तो जेडीएस और कांग्रेस को मौका देंगे सरकार बनाने की। अरे क्यों? क्योंकि उनके पास इस देश में सुप्रीम कोर्ट हम दूसरा कहते हैं, अगर आपके पास बहुमत है, आप कल 112 विधायकों की गवर्नर के सामने परेड करा दीजिए। आप दे दीजिए, आप करा दीजिए, आप करा दीजिए ना। आप कहाँ से? मेरे कहने से नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके पास बहुमत है सरकार बनाने के लिए, आपको सरकार बनाने का मौका देंगे। नहीं, राज्यपाल है ना, आप 118 वाला बना दीजिए। फिर राज्यपाल कहे इस बात को कि हम इस चीज को चाहते हैं कि आप 112 लोगों का परेड करा दीजिए, हम आपको सरकार बनाने की अनुमति देंगे। वक्त तो आपको दिया गया है ना, क्योंकि आपके पास वो नंबर अभी नहीं है, 104 है, 8 तो एमएलए अभी आपके पास कम ही है ना, तो आपको वो वक्त दिया गया है। जब तो येदियुरप्पा मिले हैं, येदियुरप्पा मिले हैं वहां जाकर। देखिए महेश जी, अगर आप 112 नंबर अगर आप लेकर आएंगे, 8 एमएलए अगर आप लेंगे तो कहां से आएंगे? कांग्रेस से आएंगे या जेडीएस से आएंगे? उसके अलावा तो कहीं और से तो आएंगे नहीं, वही तो एमएलएज है ना, और वो एक साथ खड़े हुए हैं, तो फिर आएंगे कहां से आपके पास नंबर? मैं वही आपको बताना, वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं। हाँ, उन्होंने भी सपोर्ट, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो ये आपको आप तो इस बात को मानती ही नहीं है, इस बात को आपने माना भी नहीं ना, और हमारे पैनलिस्ट मित्रों ने माना कि भाई कोई ऐसी चीज है ही नहीं, ये तो सब चीजें ऐसे हो रही है, किसी हैं वो मान गए और जो लोग हैं वो मान गए। अरे भाई, कांग्रेस में इतना बवाल मचा हुआ है कि आज के डेट में वहां स्पेशल लोग
अभी स्पेशल विमान से कोई जा रहा है वहां पे कि भाई हम सारी चीजों को उनको ले जाके कहीं और रखा जाएगा ताकि कांग्रेस में विद्रोह ना हो, उनको कहीं तो वो तो होटल में बंद करने की बात चल रही है। कौन सा वो तो बीजेपी के डर से रखा जा रहा है, क्योंकि देखिए महेश जी, दोनों तरफ से जोड़ तोड़ हर चीज जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। पहले अपने गल में संभालिए ना, अनंत कुमार हेगड़े जी को संभालिए, रेड्डी बंधुओं को संभालिए, अनंत कुमार जी को महेश जी, ये मानिए ना कि जोड़ तोड़ तमाम तरफ से हो रही है। एक हंग असेंबली है, एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, ऐसे में किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है। जोड़ तोड़ होगी, किसी को आप साथ लेकर आएंगे, कोई आपसे रूठेगा, किसी को आप मनाएंगे, ये तो होना ही है। ये तो सियासत का एक तरह से, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया या कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। देखिए एक इसमें बड़ी सिंपल सी एक बात है जी, कि अगर किसी के पास बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दो निर्दलीय पोस्ट इलेक्शन अलायंस बनेगा। किया जा रहा है कि वो दो पार्टियों के बीच, तीन पार्टियों के बीच फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। तो बाद में अगर नहीं होता है कि नहीं दो पार्टियों के बीच या तीन पार्टियों के बीच, उसके बाद भी नहीं होता है, अलग है। तो इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब कि उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर किसी के साथ अलायंस करने की स्थिति नहीं है, तब 112 पहुंचने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग ही होगी। ये किस बेसिस पे कहा जाता है? गवर्नर को सुबह लेटर दिया गया है। कुमारस्वामी ने खुद आकर सामने ये बोला है। कुमारस्वामी से ही तो आप करेंगे ना, कांग्रेस के लीडर तो आपके पास आएंगे नहीं। मैं वही कह रहा हूँ महेश जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो किंग मेकर की सिचुएशन में जब दो राजनीतिक दल जो है जिनके पास बहुमत है, उन्हीं से तो आप बात करेंगे। बिल्कुल आप चलिए आप अपनी बात रखिए। इतने टाइम से ये जी अब बात रखिए आप। बहुमत को मानते हैं। सुनिए, हम जो कहना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो गवर्नर अपने बुद्धि विवेक से जो फैसला लेंगे वो हमें एक्सेप्टेबल है। हम ये मानकर चल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं गवर्नर को। आपकी कोशिश होती है गवर्नर्स को मैनिपुलेट करना, ये हिस्ट्री रही है। सुनिए, अगर गवर्नर को मैनिपुलेट हम कर रहे हैं ना, तो आप जैसे व्यक्ति को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और वहां बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो ये आपको अपनी बात को वापस लेना चाहिए। नहीं, ये जो समझदार आदमी, आप जैसे पढ़ा लिखा आदमी जो देश के चलिए विवेक जी, इस तरह की बहस में ना जाए तो बेहतर है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं, गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए हैं और हमें यकीन रखना चाहिए कि वो जो करेंगे वो ठीक करेंगे। गोवा में आपने किया है इस चीज को। आप क्यों नहीं गए? आप कोर्ट जाते ना, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, हमने विश्वास करते हैं जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में आपको रोक दिया गया है। मत जाइए। चलिए एक चीज जी, लास्ट वर्ड मैं अशोक जी को देती हूँ क्योंकि अशोक जी को मैंने बिल्कुल वक्त कम दिया है। जी एक मिनट महेश जी। अशोक जी, क्या लगातार जिस तरह की बातें की जाए, वक्त मेरे पास कम है, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है और अभी बीजेपी के पास वो मैजिकल नंबर नहीं है, कांग्रेस ने भी जेडीएस का साथ लेके, इंडिपेंडेंट का साथ लेके वो मैजिक नंबर अभी प्रूव नहीं किया है, लेकिन वो लिस्ट दी है। क्या आपको नहीं लग रहा कि अचानक जो आपके बिल्कुल एंटी थे अब आप उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हो? सिद्धरमैया ने एक तरह से कुर्बानी दी है। नहीं, बात कुर्बानी की नहीं होती है राजनीति में, तो जो सामने जब आते हैं उसके हिसाब से फिर बात बनती है। अब 78 और 38 प्लस 2 इंडिपेंडेंट, तीनों ने लिख के दिया है जी, और लिखित इन ब्लैक एंड व्हाइट जाके महामहिम को सौंपा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई अंधेरे में या खाली जाके जवानी कोई बात चल रही हो, लिख कर ऑन द पेपर सिद्धरमैया एंड कुमार स्वामी इंडिपेंडेंट सब लिख के दे दिया कि 118 एमएलए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें मौका दिया जाए। और उनका 104 है जो सीधे हैं कि 104 के बाद 5वां नहीं मिल रहा है। तो ये 12 तक कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे करेंगे, ये तो गवर्नमेंट को सोचने की बात है। महामहिम है, मैं नहीं चाहता कि महामहिम के पद पर बैठा हुआ आदमी अपने पद से नीचे सोचे और वो चीजों को पैदा करे। एक चीज 20 सेकंड में ही मैं खत्म कर रहा हूं। चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक सार्वजनिक वे में ऑफिशियल लिस्ट डिक्लेयर नहीं की है रिजल्ट को लेकर। तो ये जो सूची गया है ये अनऑफिशियल सूची है, ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल होने के बाद फिर आप डंके के चोट पे कहिए कि आपके पास 117 या फिर 118 की सूची है आपके, और ऑनरेबल गवर्नर के विवेक के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो क्या निर्णय देखना ये होगा कि गवर्नर क्या फैसला लेते हैं। अब तमाम चीजें जो है उन्हीं के ऊपर दरअसल मुनहसर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।